नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन होती है मां शक्ति के 5वें स्वरूप की स्कंद माता की पूजा। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप होता है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मां के नवरात्र का आज पंचम दिवस है। महागौरी के इस स्वरूप में आज 5वें दिन हम सभी स्कंद माता का ध्यान करें। शक्ति एक, रूप अनेक। नौ दुर्गा का 5वां स्वरूप है मां स्कंद माता। मोक्ष के द्वार खोल देती हैं मां स्कंद माता। मां की भक्ति से दूर होगी संतान की बाधा। नवरात्रि के दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा एक अलग ही रूप में होती है, लेकिन मां के 5वें रूप की महिमा बेहद अनोखी है। मां का 5वां रूप है मां स्कंद माता का। नवरात्रि में 5वें दिन मां स्कंद देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। मां का रूप बेहद ही निराला है। इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित है। मां स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और वहीं बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। पंचम देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना भी देवी के मंडपों में ठीक वैसे ही की जाती है जैसे अन्य देवियों की। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप 6 सिरों वाली देवी का है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना में छोटी छोटी 6 मिट्टी की मूर्तियां सजानी जरूरी होती है। इनके दोनों हाथों में कमल और सूक्ष्म रूपी स्कंद माता के शरीर में धनुष बाण की आकृति है। पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ होता है। स्कंद माता के मंदिर यंत्र तंत्र बने हुए हैं और श्रद्धालु उन्हें कंदमूल फल आदि अर्पित करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। शास्त्रों में इनका महत्व बेहद अद्भुत बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मां स्कंद माता की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली मां स्कंद माता की महिमा अपरंपार है। मां स्कंद माता के इन मंत्रों का जाप करें। सिंहासान गता नित्यम पद्माश्रित कर्त्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ के इस सात्विक मंत्र से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ ज्ञान और विज्ञान की देवी कहलाती है। माँ के इस ममतामयी के स्वरूप के दर्शन से भक्तों के हर कष्ट आने वाले जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क एमबी नेटवर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू मोतिहार जाएंगी, जहां वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और आज शाम को मुर्मू पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। बता दें कि 20 अक्टूबर को वो पटना से गया जाएंगी, जहां दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इस दिन उनके महाबोध मंदिर में भी जाने की संभावना है। इसके बाद गया से ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति के बिहार आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इनसे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। हर केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षण देगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल मानव कार्यबल विकसित करने की दिशा में प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है कार्यक्रम को लेकर? जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के 34 जिलों में 511 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। ये बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर इनका नाम रखा गया है, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। इसमें हर सेंटर पर 100 जो लोग हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सों में प्रशिक्षित किया जाएगा। 2 कोर्स कम से कम एक सेंटर पर होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो 28,000 ग्राम पंचायत थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एक भी कोई इस तरह का स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं था। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए अब 511 जो ऐसे सेंटर हैं उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हर साल 51,100 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका जो बेनिफिट सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जब लोग प्रशिक्षित होंगे व्यावसायिक कोर्स के जरिए तो वो शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। जो लोग गांवों में हैं वो गांवों में ही इस तरह के अपने जो रोजगार हैं वो सृजित होंगे, जिससे कि वो गांवों से ही अपने जुड़े रहेंगे। कहीं पलायन करने की लोगों को जरूरत नहीं होगी। तो एक बड़े उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। बता दें कि इससे पहले एस जयशंकर वियतनाम की यात्रा पर थे। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान होना है। सभी दल अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले दिनों ही 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन पार्टी की तरफ से राजस्थान में सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा पट्टी में अस्पताल पर मिसाइल अटैक में कम से कम 500 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा उथल-पुथल मच गई। इस भीषण हमले के बाद अरब देशों ने अमेरिका के साथ होने वाली शिखर बैठक करने से इनकार कर दिया। गाजा अस्पताल में बड़े हवाई हमले के बाद एक ही झटके में 500 लोगों की जान चली गई। हमास ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजराइल ने इसका ठीकरा हमास के सिर पर फोड़ दिया है।
तो वहीं दुनिया भर में देशों ने इस हमले की निंदा की। इजराइल के लिए समर्थन जुटा रहे अमेरिका को इस हमले से बड़ा झटका लगा है। अरब देशों ने बाइडेन के साथ अपनी शिखर बैठक को रद्द कर दिया है। इससे अमेरिका की विडंबना ही कहेंगे कि जब अमेरिका ने अपने अभियान की शुरुआत की तो उसी समय ये हादसा हो गया। गाजा के अस्पताल में हुए हवाई हमले का असर इजराइल और अमेरिका पर देखने को मिल रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने घोषणा की कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास की बाइडेन के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की ने अल अहली अस्पताल पर बमबारी के इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास हमले के बाद बाइडेन हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के समर्थन की अपील कर रहा है। तो वही मौके का फायदा उठाते हुए हमास ने हवाई हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को अपनी आक्रामकता के लिए करार दिया है। हमास ने लोगों और अरब देशों को भड़काते हुए कहा कि सभी फिलिस्तीनी लोगों से बाहर निकलने और कब्जा बसने वालों का मुकाबला करने की मांग की। साथ ही अरब ने मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। तो वही इजराइल दौरे पर गए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट के पीछे इजराइल का हाथ है। उन्होंने इशारों में इस मामले के पीछे हमास का हाथ होने की संभावना जताते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि इस मामले के पीछे कोई दूसरी टीम है। इस पर अमेरिका पर जोर देते हुए कहा गया कि आतंकवादी समूह हमास ने 1300 से अधिक लोगों की हत्या की, जिसमें 31 अमेरिकी भी शामिल हैं। उन्होंने बच्चों सहित कई लोगों को बंधक बना लिया है। अभी तक इजराइल और हमास युद्ध में मानवीय रूप से इजराइल का पलड़ा भारी था, लेकिन गाजा के अस्पताल में विस्फोट के बाद परिदृश्य बदल चुका है। अरब देशों से लेकर WHO ने इस हमले के लिए इजराइल की निंदा की है। अमेरिका ने जिस तरह से इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया है, इससे विश्व की नजर रूस, चीन की भूमिका पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। इजराइल की सेना एक ओर जहां गाजा में घुसकर हमास का सफाया करने के लिए तैयार है, वहीं अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े जंग में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो कई देशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कोई भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता। अगर इजराइल गाजा में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर दुनिया भर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ईरान और अमेरिका की एंट्री से दुनिया पर एक नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार भी फिलिस्तीन को न सिर्फ मदद देती है बल्कि आतंकी संगठन हमास को सैन्य समर्थन भी देती है। उन्होंने इजराइल के लोगों को अपराधी बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा मुकाबले की बात कही है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े ये युद्ध अब कई मोर्चों पर जा सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी तकनीक है जो वो इजराइल के काफी भीतर तक वार कर सकता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के सीरिया और इराक के भी कई हथियारबंद संगठन शामिल हैं। इसलिए अगर इजराइल गाजा में घुसता है तो कई आतंकी संगठन इस युद्ध में घुस सकते हैं। वह UN बार इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन 1400 लोगों की हत्या के बाद भड़के इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार कर रखा है, जिन्हें कभी भी मध्य पूर्व में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजराइल की सीमा के आसपास मंडरा रही है। लेबनान को संदेश देने के लिए एक अवरोध के रूप में इन 2000 फौजियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो ग्राउंड फाइट से दूरी बनाए रखेगा।
फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के साए में है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब आखिर में क्या रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी नेटवर्क। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हर मौके पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने से नहीं चूकते। इसका उदाहरण उन्होंने इस बार एक बार फिर से दिया जब उन्होंने आजम खान को कोर्ट से मिली सजा को सीधे धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आजम का धर्म दूसरा है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश है और षड्यंत्र है। बता दें कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया है और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई है। नाम है कि आज उन्हें इस तरह की आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान है, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक जमाने में आईपीएस ऑफिसर से जूता साफ कराने का दावा रखने वाले आजम खान लगता है बची कुची जिंदगी भी अब सलाखों के पीछे ही काटेंगे। अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार दिया है। आजम की पत्नी और बेटे को भी अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। सजा का ऐलान होने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। दरअसल पूरा मामला सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने से जुड़ा है। सत्ता के नशे में चूर आजम खान के बेटे ने फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर चुनाव लड़ा था। जब हाई कोर्ट में विधायकी को चुनौती दी गई तो कोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र को बताया और कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। लेकिन रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की ओर से लगाए गए आरोप ने पूरी बाजी पलट दी। मामला 2019 का है, जब उन्होंने रामपुर के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया, जिसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को दोषी पाया है और तीनों को 7 साल की सजा सुनाई है। जब 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने के खेल का खुलासा हुआ तो अब्दुल्ला का एक जन्म प्रमाण पत्र 2015 में लखनऊ से जारी हुआ, जिसमें उनका जन्म का साल 1990 लिखा हुआ था, तो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र रामपुर का था, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 1993 का था। अब एक ही इंसान 2 जगहों पर और अलग अलग समय में कैसे पैदा हो सकता है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सपा नेता आजम खान ने ऐसा संभव कर दिया और इसका अंजाम ये निकला कि कोर्ट ने बेटे और पत्नी के साथ फिर सलाखों की चक्की पीसने के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी नेटवर्क।
देश की राजधानी दिल्ली में साल 2008 में हुई पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं अदालत ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के परिजनों को 15 सालों से इंसाफ की घड़ी का इंतजार था। दरअसल पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को जब रात 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थी, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। उनकी हत्या के मामले में 5 लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर कठोर मकोका अधिनियम लगाया था। बहुत सेटिस्फाइड है। इसमें टीम ने बहुत मेहनत करी थी, सारी टीम ने, और फैमिली बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि हम उनका दुख भी महसूस कर पा रहे थे और हम खुद चाहते थे कि इसमें किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ज़्यादातर टिका हुआ था और मर्डर केस में आपको पता है कन्विक्शन सिक्योर करनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बहुत चैलेंजिंग है। और कंट्री मेड वेपन यूज़ हुआ था और वो क्रिमिनल वहाँ रुके नहीं थे, चलती गाड़ी में से फायर करके आगे निकल गए थे। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन हमने भी भरोसा नहीं छोड़ा और फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो, अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती। दैट्स ऑल। एटलीस्ट एक सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट। दैट्स ऑल। और मेट्रो में हिंदी का विरोध करने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कन्नड़ सीखनी ही होगी। उन्होंने इसके साथ ही लोगों को जागरूक होने की सलाह भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर्नाटक में कन्नड़ भाषा खेल खेलने में जुट गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने राज्य की कन्नड़ भाषा के विकास पर जोर देते हुए कन्नड़ भाषा के लिए अनुकूल माहौल नहीं होने पर अफसोस जताया है। उन्होंने राज्य के लोगों को बहुत उदार बताते हुए कहा है कि यह कमी कन्नड़ भाषा इसकी संस्कृति और परंपराओं के विकास में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को अपनी भाषा नहीं सिखाते हैं, बल्कि उनकी भाषा को सीखते हैं। उन्होंने लोगों को भाषा के प्रति जागरूक होने पर जोर देते हुए कहा है कि हमें दूसरों को अपनी भाषा सिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उर्दू में बात करने वालों के साथ उर्दू में, हिंदी में बोलने वालों के साथ हिंदी में बात करते हैं और तमिल में बात करने वालों के साथ तमिल में बात करते हैं। उन्होंने इसे कन्नड़ भाषा, संस्कृति और परंपरा के विकास के लिए नुकसानदायक बताया। सीएम ने भाषा के विकास के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि यहाँ रहने वाले हर शख्स को कन्नड़ बोलना और सीखना चाहिए और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए अनुकूल माहौल बनाएं। उन्होंने दूसरे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि कर्नाटक में बिना कन्नड़ भाषा जानने वाले आराम से रह सकते हैं, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता। कर्नाटक के कांग्रेस के सीएम सिद्धरमैया ने जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा को भाषा के अपमान से जोड़ा, वह बहुत खतरनाक है। भविष्य में इस तरह का बयान न दोहराया जाए, इसके लिए कांग्रेस को ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।